ट्वेल्थ क्लास में हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स में आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की। कार्बोहाइड्रेट के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड और ये जो तीसरा है ये है आपका पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। वे कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्साइड, एल्डिहाइड अथवा कीटोन जैसे अणुओं में और अधिक जलघटित नहीं हो पाएंगे, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लगभग 20 मोनोसैकेराइड प्रकृति में हमको ज्ञात है। मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीहाइड्रोक्साइड, एल्डिहाइड और कीटोन में उससे ज्यादा जल अपघटन वहां संभव ही नहीं है, उन्हीं को हम मोनोसैकेराइड में कंसिडर करते हैं। लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट है। अगली बात करते हैं ऑलिगोसैकेराइड की। वे हाइड्रोकार्बन या वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे और उनकी यूनिट 2 से 10 तक की होगी, उनको हम ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। जल अपघटन से प्राप्त इकाइयां समान अथवा भिन्न हो सकती हैं। जितनी भी इकाइयां जो जल अपघटन से प्राप्त होगी वो सामान्य अथवा भिन्न होने वाली हैं। क्लियर है? पॉलीसैकेराइड वे हाइड्रोकार्बन जो जल अपघटन में 10 से अधिक मोनोसैकेराइड देंगे, पॉलीसैकेराइड्स कहलाएंगे। वे हाइड्रोकार्बन जो जल अपघटन द्वारा 10 से अधिक पॉलीसैकेराइड जो हैं वो 10 से अधिक मोनोसैकेराइड दे सकेंगे तो पॉलीसैकेराइड कहलाएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है स्टार्च का, दूसरा नाम आएगा सेलुलोज का। तो सिंपल सी बात है कि कीटोन और एल्डिहाइड में जहां जल अपघटन संभव नहीं है वो मोनोसैकेराइड है। जहां 2 से 10 तक की हाइड्रोकार्बन इकाइयां जल अपघटन द्वारा प्राप्त हो सकती है मोनोसैकेराइड की, वो ओलिगोसैकेराइड है। और जहां 10 से अधिक इकाइयां प्राप्त होने की संभावना है वो आपके पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। आज हम देखते हैं माल्टोज की शर्करा और लैक्टोज की शर्करा। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको याद करने का तरीका। इसी को हम अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज के मिश्रण से बनाए हैं। देखिए, ग्लूकोज की संरचना को आप एक बेंजीन रिंग में पहले कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। अब बेंजीन रिंग का ये वाला बस पहला एंड CH2H से होगा। ये जो टॉप वाला है यहाँ बस आप CH2OH लिखेंगे, बाकी सब में OHH, OHH, HOH और यहाँ पर H और ये वाला हिस्सा O का होगा। इस H के साथ ये O जुड़ा है, इस H से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम बात, पहले कार्बन पर CH2OH यहाँ पर हो और बाकी सब में HOH, और इसी जल को जब हटाएंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये अल्फा डी फ्रक्टोज है। संरचना में अंतर आपको केवल एक ही दिखाई देगा, वो रहेगा ये हाइड्रोक्सी समूह का अंतर, बाकी कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगली बात जो हम कर रहे हैं, क्या अंतर दिखाई दिया? ये देखिए, यहाँ पे OH ऊपर है, यहाँ OH नीचे आ गया, ये बेसिक अंतर है। लैक्टोज की संरचना की बात कर रहे हैं। देखिए, फिर से सेम संरचना आने वाली है, लेकिन इस बार जो O ऐसा जुड़ा है उसका बॉन्ड E3 बॉन्ड हो जाएगा। ये E3 बॉन्ड कहलाता है। O के दोनों तरफ बॉन्ड, वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, ये हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं है। इस एंड को आप कार्बन एंड मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से पहला कार्बन CH2OH वाला है, फिर HOH, OHH, HOH, फिर ये उल्टा होगा OHH, HOH और OHH। बस बीच में आपको N आकार बनाना है। जब U आकार रहता है तो वो माल्टोज की संरचना कहलाती है। जब N आकार बन के बीच में O आता है तो वो लैक्टोज की संरचना कहलाती है, जिसे क्रमशः हम अल्फा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। आप अगली बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। देखो, वही संरचना को मैंने सेम यहाँ पे उतार दिया है, सेम संरचना उतरी हुई है, लेकिन अंतर क्या हो गया है इस बार? ये वाले में पंचभुजी संरचना आई है और अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज, तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु जब आपस में संघनित होकर
डाइसैकेराइड का एक अणु बनाते हैं और जल के एक अणु का निष्कासन करते हैं। इस प्रकार जो बंध बनेगा आपस में, उसी बंध को हम ग्लाइकोसिडिक बंध के नाम से जानते हैं। जब मोनोसैकेराइड के दो अणु आपस में जुड़े, जल के अणु को बाहर निकाले और उसके बाद एक OH निकल गया, एक पूरा हट गया वहां से, ये पंचभुजी संरचना हो गई, वहां षडभुजी संरचना थी, और उस अणु की उपस्थिति जो जल का अणु था वो जब यहाँ से हट जाए तो उस बंध को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर?